हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस। तो आज की क्लास हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि है हमारी 10th क्लास की ज्योग्राफी। ठीक है, जिसमें हम पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे जो कि है हमारा संसाधन और विकास। इसके पहले हमने नाइन्थ क्लास की पूरी ज्योग्राफी जो है वो लगभग 10 क्लासों में कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संसाधन और विकास। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा कि संसाधन क्या होते हैं। देखिए, ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है उसे हम कह देते हैं कि वो संसाधन है। ठीक है, अब ये संसाधन प्राकृतिक भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। ठीक है, देखो, अगर हमें किसी भी वस्तु को संसाधन कहना है, यानी कि कोई वस्तु है और उसको हम संसाधन बना रहे हैं, तो कोई भी वस्तु संसाधन कब कहलाएगी? जब वो 3 क्राइटेरिया पूरी करता हो। पहला हो गया, सबसे पहले तो हमें उसकी आवश्यकता हो, मैंने बताया। ठीक है, क्या हो? सबसे पहले तो हमें उसकी आवश्यकता हो। दूसरा, उससे उपयोग करने की हमारे पास क्षमता हो, यानी कि हमारे पास प्रौद्योगिकी अवेलेबल हो। ठीक है, उपयोग करना हमें आता हो। दूसरी, वह लोगों के लिए उपलब्ध भी होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी वस्तु संसाधन तब बनेगी जब वो 3 क्राइटेरिया पूरी करता हो। पहली, उसकी हमें आवश्यकता हो। ठीक है, उससे हमें उपयोग करना आता हो और वो उपलब्ध हो। ठीक, थोड़ा सा हम बुक से पढ़ेंगे। देखो, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, वही चीज यहाँ पे भी कह रहा है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, जिससे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे हम कहते हैं संसाधन। ठीक है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संसाधनों के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध। देखो, मतलब कि कोई भी संसाधन उपलब्ध तो है हमें, लेकिन हमें उपयोग कर, जैसे हमें पानी उपलब्ध है। ठीक है, पानी हमें उपलब्ध है, तो इसको, इससे बिजली कौन बना रहा है? इससे बिजली कौन बना रहा है? मानव बना रहा है। और कैसे बना रहा है? प्रौद्योगिकी के जरिए, है ना, टेक्नोलॉजी के जरिए। टेक्नोलॉजी के जरिए बना रहा है। ठीक है ना, मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और ये अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मानव भी एक तरीके से इस संसाधन में महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखो, वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में प्रयुक्त परिवर्तित करते हैं। कौन? मानव। तो मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, फिर इन संसाधनों का अब हमें वर्गीकरण करना है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर इन्होंने इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया, जैव और अजैव, या हम इसे कह सकते हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या होंगे? प्राकृतिक संसाधन वो होंगे जैसे कि जो चीज हमें प्रकृति दे रही है, जैसे कि हमें जल प्रकृति दे रही है, हमें खनिज प्रकृति दे रही है, हमें वनस्पति प्रकृति दे रही है। इसी तरीके से कई चीजें हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो रही हैं, तो उससे हमने कह दिया कि वो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ऐसा ही मानव निर्मित संसाधन जो है, तो प्रकृति से प्राप्त जो चीजें होती हैं उनका प्रयोग मानव किस तरीके से कर रहा है, तो उसे हम मतलब कि बुद्धि और तकनीकी से मानव जिन संसाधनों का प्रयोग करता है और उसे उसका विकास करता है, उसे दूसरी चीजों में परिवर्तन करता है, उसे मानव निर्मित संसाधन कह देते हैं। जैसे कि नदियों के ऊपर
नदियों के ऊपर बांध बना दिया अगर मानव ने, तो ये क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। इसी तरीके से मानव ने सड़कें बनाई, तो इसे हमने मानव निर्मित संसाधन कह दिया। ठीक है। मानव ने पानी से बिजली बनाई, तो उसे हमने मानव निर्मित संसाधन कह दिया। ठीक है। सूरज की रोशनी से मानव ने बिजली बना ली, तो इसे हमने एक तरीके से प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित संसाधन कह दिया। अब ये दूसरा कह रहा है कि समाप्यता के आधार पर, ठीक है, समाप्यता के आधार पर मैं बात करूं तो इन्होंने फिर से दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से? नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। ठीक है। इसे हम अच्छे संसाधन भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छे संसाधन, अच्छे संसाधन, करणीय संसाधन है, उन्हें हम अच्छे संसाधन भी कह सकते हैं। तो ये नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जो प्रकृति में पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जो प्रकृति में पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, यानी कि ये अनंत समय तक उपयोग किए जा सकते हैं। ऐसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो फिर से सूर्य की रोशनी ले लें हम। सूर्य की रोशनी ये हमें हमेशा उपलब्ध रहती है। ठीक है। रोज सूरज निकलता है, ये हमेशा के लिए हमें उपलब्ध है। ऐसा ही हवा, हवा भी तो एक संसाधन है, तो ये नवीकरणीय संसाधनों में आ सकता है। जल, ये भी नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? अनवीकरणीय संसाधन। अब अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जैसे कि नवीकरणीय संसाधन ये हमें बार बार उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है। ये अनंत काल के लिए हमें उपलब्ध है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन हमारे पास सीमित है। ठीक है। तो ये अनवीकरणीय संसाधन जो है हमारे पास, ये सीमित संसाधन है। इन्हें हम बार बार, यानी कि लाखों करोड़ों साल में बन रहे हैं। जैसे कि कोयला, कोयला को हम बार बार नहीं बना सकते, ये इनको बनाने के लिए हमें बहुत समय लगता है। ये जैविक पदार्थों से लाखों करोड़ों साल में बनते हैं। उसके अलावा खनिज, सोना, लोहा, बॉक्साइट, ये भी ऐसा ही अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। तीसरा अब है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हमने इसको बांट दिया 4 पार्ट्स में: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। ठीक है। अब व्यक्तिगत संसाधन क्या हो गए? पेज में देखो, सबसे पहले कौन सा संसाधन है? व्यक्तिगत, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है। तो व्यक्तिगत संसाधन ऐसा है, किसी व्यक्ति के स्वामित्व में, किसी व्यक्ति के स्वामित्व में जो संसाधन है उन्हें हमने कह दिया व्यक्तिगत संसाधन। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि खेत, खेत कह सकते हैं। इसके अलावा हम घर कह सकते हैं, हम कार कह सकते हैं। तो ये सब चीजें किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होती हैं। ठीक है। तो इसलिए हम इन्हें बोल देते हैं व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है। अब दूसरा क्या था? दूसरा था सामुदायिक संसाधन। क्या था? सामुदायिक संसाधन। ठीक है। तो ऐसा संसाधन जो किसी समुदाय के अधिकार क्षेत्र में आता है, मतलब कि जिससे पूरा समाज या पूरा, मान लो एक गांव है, तो ऐसा संसाधन जिसे पूरा एक गांव यूज कर रहा है। ठीक है। तो पूरे समाज की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि पूरे समाज या समुदाय की बात हो रही है। तो ऐसे संसाधनों को हम बोल देंगे सामुदायिक संसाधन। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करूं, अगर मैं गांव की बात कर रही हूं, अगर गांव का तालाब, मान लो गांव का तालाब होगा, तो उसे पूरे गांव के लोग यूज करेंगे ना। गांव का तालाब किसी व्यक्तिगत इंसान के पास नहीं रहता, तो इसलिए ये हो जाएगा सामुदायिक संसाधन। जैसे कि आप पार्क वगैरह जाते हो, तो ये भी सामुदायिक संसाधन है, ये भी किसी व्यक्तिगत इंसान के पास नहीं होता। ठीक है। तीसरा, तीसरा कौन सा था? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय
संसाधन। अब ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? जो किसी एक देश के अधिकार में नहीं होते, मतलब कि ये किसी एक देश के अधिकार में ना होकर पूरा पूरा विश्व इनका यूज करता है। ठीक है, तो ऐसे संसाधनों को हम कह देते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है समुद्र, समुद्र का जल। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन में आ गया, मतलब कि सभी देशों का अधिकार क्षेत्र होता है इसमें। और दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अंतरिक्ष। ठीक है, इसमें भी सभी देशों का एग्जाम्पल है। लेकिन देखो समुद्र के जल में एक चीज और है कि 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र, किसी भी देश के आसपास का 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र उस देश पर का ही है। और उसके बाहर अगर जो भी समुद्र का जल होगा, महासागर होगा, उस पर कोई भी देश अपना मतलब कि दावा नहीं कर सकता कि वो हमारा है। ठीक है, केवल 200 नॉटिकल मील तक ही वो अपना दावा कर सकता है। ठीक है, हो गए। तो कौन कौन से बताए मैंने? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ये दोनों बता दिए। ठीक है, अब विकास के आधार पर, किस आधार पर? विकास के स्तर के आधार पर। तो संभावी, विकसित और भंडार और संचित कोष। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे इसके अलावा। देखो यहाँ पे ये पूरा चार्ट बना है। संसाधन होते हैं दो टाइप के, एक प्राकृतिक और एक मानवीय। प्राकृतिक में दोबारा नवीकरणीय, अनवीकरणीय, फिर नवीकरणीय के भी है, सतत अथवा प्रवाह यानी पवन जल। जैव में कौन कौन से हैं? प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव। और अनवीकरणीय में भी है पुनः चक्रीय और अचक्रीय। जैसे जीवाश्म ईंधन है, इनका चक्रण नहीं किया जा सकता। और जैसे कोई धातु होती है तो उस वो मतलब कि उससे किसी धातु से कोई और धातु, फिर उस धातु को पिघलाकर कोई और धातु ऐसे बनाई जा सकती है, तो इनका चक्रण किया जा सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का, अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? संसाधनों का विकास। तो देखिए संसाधन जो होते हैं ना, वो किसी भी देश के आर्थिक विकास की नींव होते हैं, है ना। इनका सही तरीके से प्रयोग और प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। अब क्या हो रहा है, संसाधनों का एक बहुत ही अंधाधुंध उपयोग हो रहा है ना, इनका बहुत अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, जिससे बहुत सारी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। ठीक है, तो इनका इन संसाधनों का प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है उचित तरीके से। ठीक है, ताकि इनका अत्यधिक दोहन ना हो और हमें चीजें समय से और सही जगह पे उपलब्ध हो। देखो, और इनसे क्या सबसे बड़ी बात, अगर हम इनका सही तरीके से यूज नहीं करते ना, तो हम सबसे बड़ा जो हमें भुगतना पड़ता है वो होता है पर्यावरण असंतुलन, पर्यावरण संतुलन खराब हो जाता है। ठीक है, दूसरा संसाधनों की कमी तो हो ही जाएगी, फिर संसाधनों की कमी भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से सामाजिक आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न करता है अगर हम संसाधनों का सही ढंग से उपयोग ना करें। ठीक है, तो संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परंतु मानव इनका अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण इसमें समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। ठीक है, तो इनका मैंने बताया, इनका जो हमें संसाधनों की विकास की आवश्यकता क्यों है, ताकि इनका हम, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि हमें संसाधनों के विकास आवश्यकता क्यों है। ठीक है,
देखिए, संसाधनों के विकास की आवश्यकता तो हमें सबसे पहले तो हमें इसलिए है क्योंकि इनका बहुत अत्यधिक, मैंने बताया, दोहन हो रहा है। ठीक है, मानव इनका बहुत अत्यधिक दोहन कर रहा है। पर्यावरण संतुलन बना रहे, इसके लिए हमको इसका विकास करना है। ठीक है, दूसरा, संसाधनों का असमान वितरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमें भविष्य की जरूरतों का भी ध्यान रखना है। तो कुछ व्यक्तियों के लालच संसाधनों का हास करते हैं। कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का हास हो रहा है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ रहे हैं। इससे समाज दो हिस्सों में बट रहा है, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब। ठीक है, संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है। परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे कि क्या, भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। ठीक है, आगे देखो, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा होना जरूरी है। मैंने बताया कि संसाधनों का असमान वितरण नहीं होना चाहिए। मतलब कि कुछ क्षेत्र, कुछ जगहों पर भरपूर संसाधन है तो कुछ जगहों पर नहीं है। ठीक है, यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहा तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए हर तरह के जीवन का हमें अस्तित्व बनाए रखना है, तो इसे संसाधनों का उपयोग करने की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणी विकास का ही हिस्सा हो सकता है। ठीक है, तो ये सतत पोषणी विकास क्या है, जो कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। क्या कह रहा है कि हमें सतत विकास ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी भविष्य की पीढ़ियों का कोई नुकसान ना करे। ठीक है, देखो, इस पे ना तो सम्मेलन, जैसे कि आ, हमने क्या किया, कुछ साल पहले क्या किया गया, संसाधनों के विकास सुनिश्चित करने के लिए, संसाधनों का विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी नई पहलें शुरू की गई, जिनमें से एक थी रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। वैसे ही था एजेंडा 21। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो ये जो रियो डी जेनेरियो था ना, ये कहाँ हुआ, ये हुआ ब्राजील में। कब हुआ, तो 1992 में ये हुआ। ठीक है, दूसरा, इसको किसने बुलाया था, तो संयुक्त राष्ट्र ने से बुलाया। ठीक है, और तो इसका उद्देश्य यही था कि मतलब कि जो वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इनका समाधान ढूंढना। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें कि 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अब देखो, अब 21वीं शताब्दी में, अब एजेंडा 21 क्या है कि 21वीं शताब्दी में सतत पोषणी विकास करने के लिए हमने क्या किया, एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। देखो, क्या है ये घोषणा, 1992 में ब्राजील के शहर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा शुरू किया गया था ये। इसका मतलब क्या था कि 21वीं सदी में सतत पोषणी विकास को सुनिश्चित करने के लिए ये एजेंडा 21 अपनाया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, भूमंडलीय सतत पोषणी विकास हासिल करना। ठीक है,
इसका एक यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। इतना समझ लिया। अब हमें आगे पढ़ना है संसाधन नियोजन किस तरह होगा। ठीक है ना। तो देखो, आप सभी को पता है कि जो हमारा भारत है ना, ये बहुत बड़ा देश है। ठीक है। और यहाँ पे बहुत से संसाधन भी पाए जाते हैं, बहुत से प्राकृतिक संसाधन भी पाए जाते हैं, बहुत से मानव निर्मित भी संसाधन पाए जाते हैं। लेकिन अगर इन संसाधनों का समान वितरण ना हो तो बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती। इसलिए संसाधन नियोजन अति आवश्यक है। क्या है? संसाधन नियोजन अति आवश्यकता है ताकि पर्यावरण असंतुलन पर्यावरण असंतुलन पैदा ना हो। ठीक है। तो मैंने बता दिया कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, ताकि इसका हम असमान वितरण ना करें, अधिक दोहन ना करें, पर्यावरण संतुलन बना रहे। इन सभी कारणों से हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक नियोजन रणनीति है। ठीक है। नियोजन सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका सही से नियोजन हो। ठीक है। यहाँ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है लेकिन दूसरे संसाधनों की कमी है ना। कुछ ऐसे भी देश हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, पर कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पे महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं, उदाहरण के लिए झारखंड हो गया, अपना छत्तीसगढ़ हो गया, अपना मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु मूल विकास की कमी है। ठीक है। राजस्थान में पवन और सूर्या के संसाधन बहुतायत में है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। ठीक है। लद्दाख का शीत मरुस्थल अन्य भागों में अलग थलग पड़ता है। ठीक है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत के लिए भी धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। तो देखा आपने, कहीं खनिज, कहीं संसाधन बहुत अधिक है तो कहीं संसाधन बहुत कम, कहीं कोई संसाधन पाया जा रहा है बहुत प्रचुर मात्रा में तो उस दूसरे संसाधन की बहुत अधिक कमी है। ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो राजस्थान है अपना। ठीक है। उधर पे जैसे कि पवन सौर ऊर्जा बहुत अत्यधिक बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है हमारे लिए, लेकिन जल संसाधन की बहुत अधिक कमी है। ठीक है ना। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अति आवश्यकता है। आगे देखें क्या लिखा है। तो भारत में संसाधन नियोजन, इसको देखो, ये सब आपको पढ़ना है, खुद ही करना है। ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ से पढ़ते हैं, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संसाधनों में तदन रूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। मतलब कि ये कह रहा है कि बहुत से देश ऐसे भी हैं जहाँ पे संसाधन समृद्ध हैं, लेकिन उधर पे प्रौद्योगिकी नहीं है कि उन संसाधनों का यूज कैसे हो, किस तरीके से उन संसाधनों का प्रयोग करके दूसरे संसाधन बनाए ताकि उन संसाधनों का एक उचित प्रयोग हो सके। ठीक है। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ पे आर्थिक रूप से तो वो बहुत विकसित हैं लेकिन संसाधनों की कमी है। ठीक है। इसलिए इन्हीं सब कारणों की वजह से कहा गया है कि संसाधनों का उचित नियोजन होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि उपनिवेश उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों के में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं।
ठीक है। विदेशों से आक्रमण क्यों होते थे? क्योंकि हमारे देश में बहुत अच्छे संसाधन थे जो उन्हें उपलब्ध नहीं थे। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी हो। ये बहुत अच्छी बात लिखी है। अगर हमें सारे संसाधन उपलब्ध हो, हमारे पास पेन है, हमारे पास पेपर है, लेकिन हमें लिखना ही नहीं आता, ठीक है, तो संसाधन उपलब्ध है लेकिन प्रौद्योगिकी नहीं आती, तो उन संसाधनों का कोई मतलब नहीं है। यही इधर पे कह रहा है। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास समानता तथा संसाधन विकास लोगों मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। अब हमें संसाधनों का संरक्षण भी करना है। देखिए, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग, उनका बिना मतलब उपभोग और अति उपयोग ये नहीं करना चाहिए। इन कारणों से कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ठीक है। संसाधनों का प्रयोग भी बुद्धिमत्ता से हो, तभी वो संसाधन लाभदायक है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है। अब बात कर रहा है यहाँ पे, भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। जैसे कि गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की थी। किन शब्दों में गांधी जी ने क्या कहा था? कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। ये बहुत अच्छी लाइन है। ये मेंस के एग्जाम के लिए बहुत अच्छी लाइन है, अगर संसाधन से कोई क्वेश्चन आता है। कि हमारे पास संसाधन इसलिए तो बहुत प्रचुर मात्रा में है अगर वो किसी की आवश्यकता पूरा कर रहा है, लेकिन अगर वो किसी की लालच के लिए है तो इसके लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है ना। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। इतना समझ में आया? ये हो गया आपका संसाधनों का संरक्षण। ठीक है ना। अब हमें आगे बढ़ना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। फिर इसके बाद 1974 में सुमेशर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन में की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। ठीक है। 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। देखो, इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की थी और संसाधन संरक्षण के बारे में बताया था। देखो, यही रिपोर्ट इसी रिपोर्ट में बाद में हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर से एक पुस्तक निकली थी। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान, ये जो मैंने भी बताया ना, रियो दी जेनेरियो जो ब्राजील में हमारा 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वहां पे भी सतत विकास के बारे में बात की गई थी। ठीक है। अब हम बात करेंगे भू संसाधन की। देखो, तो भू संसाधन क्या है? हम देखो इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा कि हम भूमि पर रहते हैं, पर इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है। विभिन्न रूपों से इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हम उसके ऊपर खेती कर रहे हैं, उसके ऊपर सड़क बना रहे हैं, ठीक है, फसलें उगा रहे हैं। तो भू संसाधन अब हमें पढ़ने हैं। ठीक है। देखो, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर आधारित है। सारी क्रियाकलाप हम कहाँ कर रहे हैं? भूमि पर ही कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए परंतु भूमि भी एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। ठीक है।
हमने क्या लिखा है कि हम यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भूमि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है, लेकिन इसका भी उपयोग हमें बहुत सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से हमें करना है, ठीक है। आगे कह रहा है भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। ये तो आप सबको पढ़ा भी दिया है मैंने पिछली क्लासेस में, 9th क्लास की एनसीईआरटी में। कौन कौन सी पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, ये सब पाए जाते हैं। भारत में तो सब कुछ पाया ही जाता है। लगभग 43% भूभाग जो है वो मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और परिस्थितियों के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। ये सब पढ़ने वाला ही है, याद करने वाला है, थोड़ा समझने वाला है। देखिए, अब इन भू संसाधनों का उपयोग यहाँ पे देखो लिखा है 43% जो हमारे पास है वो मैदान है, ठीक है। इसके अलावा 30% जो हमारे पास है वो पर्वत है, ठीक है। ये येलो में जो 27% है वो हमारे पास क्या है, पठार है। भू उपयोग के बारे में पढ़ना है। भू संसाधनों का उपयोग किन किन उद्देश्यों से किया जाता है। एक तो वन और दूसरा कृषि के लिए, ठीक है। कृषि के लिए बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि भी हमारे पास है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे कि इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तीसरी है हमारे पास परती भूमि। परती भूमि के अतिरिक्त हमारे पास अन्य कृषि अयोग्य भूमि के बारे में बात करनी है, जैसे स्थायी चारागाह है, अन्य गोचर भूमि हो गई, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि जो हो गई, कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों के लिए खेती ना की गई हो। ये सब क्या बता रहा है, ये सब मतलब कि जो भूमि है ना, हम एक सेकेंड, ये हमारे भू संसाधनों के बारे में बता रहा है कि किस किस प्रकार के भू संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, ठीक है ना। परती भूमि कौन सी हो गई कि जहां पर एक कृषि वर्ष उससे कम समय के लिए खेती ना की गई हो, ठीक है, उससे हम कह देते हैं परती। अब वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त एक अन्य परती भूमि या पुरातन परती भी होती है जहां पे 1 से 5 साल के लिए खेती ना की गई हो, ठीक है। तो हम इसे बोल देते हैं वर्तमान परती। परती भूमि दो तरीके की है, वर्तमान परती और पुरातन परती। पुरातन परती, ठीक है। वर्तमान परती हो गई जहां पे 1 साल या उससे भी कम समय के लिए खेती ना की गई हो। पुरातन परती में 1 साल से 5 साल के बीच किसी भूमि पर खेती ना की गई हो तो उसे हम बोल देंगे पुरातन भूमि, ठीक है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ऐसी भूमि जहां पर फसलें उगाई काटी सब कुछ वहां पे किया जाता है उसे हम बोल देते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका वर्गीकरण किया गया है, ये आपको देख लेना है। इसके बाद भारत में भू उपयोग प्रारूप पढ़ेंगे अब हम। देखो, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक क्या हैं, भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक, जैसे जनसंख्या घनत्व हो गया, प्रौद्योगिकी क्षमता हो गई, संस्कृति हो गई, परंपराएं इत्यादि इसमें शामिल है। देखो मैंने भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल था वही लिखा है यहाँ पे। पहली क्लास में पढ़ा था हमने कि कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, परंतु इसके 93% भाग जो इसका 93% भाग है वही भू उपयोग के लिए उपलब्ध है हमारे पास, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भू उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब देखो, स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है,
पशुधन इतनी बड़ी संख्या में बढ़ गया है कि चारा उपलब्ध करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, तो अब इसके परिणाम क्या हो सकते हैं वो सब आप बताओ। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है। ठीक है, जो वर्तमान परती की बात की और जो पुरातन परती की बात हुई, तो वर्तमान परती भूमि जो है हमारे पास बस वही उपयोग के लिए अच्छी है, बाकी जो पुरातन हमारे पास परती है भूमि है वो हमारे लिए उपयोग के लिए उपजाऊ नहीं है। ठीक है, अ, अगर हम इन भूमियों पर कृषि करें भी तो इनकी क्या है, लागत बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनकी लागत क्या है, बहुत ज्यादा है। इन इस भूमि पर 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध निवल बोएगल क्षेत्र में शामिल किया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र का लगभग 54% हिस्से पर ही खेती की जाती है। ठीक है, अब देखो, अब ये भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है ये भी हर राज्य में अलग अलग है। जैसे कि पंजाब हरियाणा में ये 80% भूमि पर खेती की जाती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम कम क्षेत्र में खेती की जा सकती। ठीक है, अब हमें पढ़ना है, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत जिसकी तुलना जो है वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा यह निर्धारित यह सीमा जो है वो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है ना, वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका पर इस पर निर्भर करती है। देखो क्या कह रहा है, जो हमारे वन क्षेत्र है ना उसकी भी हमको अच्छे से देखभाल करनी है ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। वहां पे भी भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। ठीक है, बंजर भूमि में कौन कौन सी भूमि शामिल है, पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि बंजर भूमि कहलाती है। कृषि प्रयोजनों में लगाई भूमि में कौन कौन सी है, बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि इनमें आते हैं। जो गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि होती है, जिन पर हम कृषि नहीं कर सकते, उनमें हम बस्तियां, सड़कें, रेल लाइनें इत्यादि बना देते हैं। अब लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने से करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का भी निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर एक गंभीर आपदा आ सकती है। भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय क्या है। देखो, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। ठीक है, और आगे भी इसका उपयोग होता रहेगा। देखो, हम भोजन, मकान और कपड़े, अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग किससे प्राप्त कर रहे हैं, भूमि से ही तो प्राप्त कर रहे हैं अपनी सारी जरूरतें हम। देखो, मानव कार्यकलाप के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिलता है इससे। ठीक है, अगर हम अगर हम लगातार कूड़ा फेंकते रहेंगे जगह जगह, लगातार मृदा अपरदन करते रहेंगे, तो इससे क्या हो रहा है, भूमि को ही तो नुकसान पहुंच रहा है, और इससे जो भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक जो ताकतें हैं उनको भी बल मिलता है। इस समय भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपर्दित है, और शेष क्षेत्र लवड़ी और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, इनने भी भूमि का निम्नीकरण कर दिया है। खनन के उपरांत खदानों वाले क्षेत्र स्थानों को गहरी खाइयों, देखो जहाँ पे खनन होता है ना, जहाँ पे लगातार खुदाई हो रही है, लगातार उस जगह का खनन हो रहा है, अब वो गहरी खाई बन चुके हैं। जैसे मान लो कोई क्षेत्र है, हम वहां पे लगातार खोदते रहे तो अब बड़ी जगह जगह बड़ी खाइयां बन गई है, पूरे पहाड़ काट दिए गए हैं। तो ये सब भूमि का निम्नीकरण ही तो है, और उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है। तो खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि का निम्नीकरण मुख्य कारण है।
पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। देखो, अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, मतलब ज्यादा हम किसी भूमि पर कुछ ज्यादा ही अ, उसका उस पे फसलें उगाते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उससे भी भूमि निम्नीकरण होता है। जैसे देखो, उससे क्या होता है कि मृदा में लवणीयता बढ़ जाती है, क्षारीयता बढ़ जाती है, और खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उपयोग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल चली जाती है। ठीक है, और इसकी परत क्या होती है, भूमि पर जमा हो जाती है, तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, मृदा की जल रोकने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। अब देखो, कई सालों में विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का देखो, ये औद्योगिक जो खदानें हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, इनसे निकलने वाला जो भी अपशिष्ट है, वो हमारी भूमि और जल दोनों को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं, जैसे कि वनारोपण, चारागाह का उचित प्रबंधन, इसमें कुछ हद तक मदद की जा सकती है। एक तो हो गया हमारा वन रोपण, हम अत्यधिक से अत्यधिक वन लगाएं। दूसरा, चारागाहों का उचित प्रबंधन। ठीक है, पशुचारण नियंत्रित और रेतीली टीलों को कांटीदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल का परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए, यानी कि मृदा सॉरी भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए उपाय भी यहाँ पे बताए गए, जैसे कि वनारोपण हो गया और चारागाहों की उचित व्यवस्था करना। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, काफी चीजें हमने इसमें पढ़ ली। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपनी मृदा संरक्षण, मृदा संसाधन, मृदा का संरक्षण, किस तरीके से मृदा हमारी प्रदूषित हो रही है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कौन कौन सी प्रकार की मृदाएं होती हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।